नमस्कार दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला तन्नूर से 40 किलोमीटर पहले और सम से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ये लोंगेवाला वही जगह है जहां पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट ने भारत पर जो आक्रमण किया था, उस समय लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय 120 सिपाही थे और जो पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट थी, उस टैंक रेजिमेंट ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया था और जैसलमेर होते हुए जोधपुर और फिर दिल्ली पर उनका कब्जा करने का इरादा था, तो मेजर कुलदीप सिंह ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। उस समय पाकिस्तान की जो टैंक रेजिमेंट में 50-60 टैंक और 3000 सैनिक थे, लेकिन भारत के 120 सैनिकों ने उन 3000 सैनिकों को धूल चटा दी। भारतीय सैनिकों के द्वारा एंटी टैंक माइंस बिछाए गए, जिससे पाकिस्तान के टैंक एक एक उड़ते हुए और पाकिस्तान की जो पूरी सेना थी वो नेस्तो नाबूद हो गई। और जब उत्तरलाई एयरबेस से भारतीय एयरफोर्स की जो सेना आई, उस सेना के द्वारा पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया और भारतीय सेना थी जो 1971 के युद्ध में जीत गई। तो आज हम उसी लोंगेवाला में आपको ले आए हैं तथा अब हम लोंगेवाला के संग्रहालय में आपको ले चलेंगे और उस युद्ध की कुछ स्मारक की जो चीजें हैं वो आपको दिखाएंगे। चलिए लोंगेवाला। ये एक युद्ध का शिलालेख यहाँ मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि जब आप 23 पंजाब के उन मोर्चों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर एक कंपनी 23 पंजाब की नंबर 1 ये पाकिस्तानी सेना का वही टैंक 59 है जो कि भारतीय सेना द्वारा कब्जे में किया गया था। इसके ऊपर जो पाकिस्तानी जो निशान है, चांद तारा और जो पाकिस्तानी झंडे का निशान भी बना हुआ है। ये वही पाकिस्तान की जीप है जो कि लोंगेवाला के युद्ध के समय भारतीय वो यहीं छोड़ गए और यहीं फंस गई थी, जो भारतीय सेना द्वारा कब्जे में कर ली गई थी। ये जीप पर पाकिस्तान का निशान हमें चांद तारा दिखाई दे रहा है। ये जीप उस वक्त तो सही हालत में थी, लेकिन इतने वर्ष हो गए इस कारण ये अब टूटी फूटी हालत में हमें दिखाई दे रही है। बस ये पाकिस्तान का वो दूसरा टैंक है जो लोंगेवाला के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा कब्जे में किया गया था। ये आप देख सकते हैं, इस टैंक पर भी जो पाकिस्तानी सेना का जो चिन्ह है वो बना हुआ है। ये टैंक बहुत ही सख्त विकसित हालत में है, जबकि जो पहला वाला टैंक हमने आपको दिखाया था वह टैंक सही हालत में है और ये टैंक एकदम टूट फूट गया है। ये भी पाकिस्तानी सेना का ही टैंक था जो कि लोंगेवाला युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा कब्जे में किया गया था। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय जवानों ने 120 की संख्या में होते हुए भी 30 से 40 पाकिस्तान की जो टैंक रेजिमेंट थी, जिसमें 3000 सिपाही थे, उनसे लोहा लिया था। ये पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट से लोहा लेने के लिए ये कम्युनिकेशन ट्रेंच बनी हुई थी। ये कम्युनिकेशन ट्रेंच है, यहाँ से सिपाही एक बंकर से जाकर दूसरे बंकर तक वो जाते थे और इस बंकर जो बंकर सिपाहियों के लिए बना हुआ होता था, इस बंकर में 3 या 4 सिपाही हुआ करते थे और ये 3 या 4 सिपाही छुपकर और मशीन गनों के द्वारा जो सामने जो दुश्मन होता था उस पर छुपकर उससे मोर्चा लेते थे। उसके लिए ये बंकर बनाए गए हैं और एक बंकर में 3 या 4 जो सिपाही है वह मोर्चा संभालते थे। आप जिस बंकर के सामने खड़े हैं, यह बंकर उस बंकर के सामने खड़े हैं जहां सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर किया और दुश्मन को जान और माल से भारी नुकसान पहुंचाया। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी, अपनी पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगजीत सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये वही कम्युनिकेशन ट्रेंच है जहां से सिपाही एक बंकर से जो सामने वाला जो दूसरा बंकर है उसकी ओर जाते थे। और अब आपको लेके जा रहे हैं ये जीप मथुरा दास की है, उन्हीं मथुरा दास की जीप है। यह गाड़ी RLC जीप है जिससे लांस नायक मथुरा दास ने दुश्मन के टैंकों पर कारगर फायर डालकर उनको बर्बाद कर दिया था, जिससे दुश्मन का मनोबल टूटा और दोपहर का खाना उनका जैसलमेर में खाने का जो सपना था वो मिट्टी में मिल गया। यह 106 mm M40A1 रिकॉलेस राइफल है, 106 mm RCL अमेरिकन M40A1 RCL की भारतीय रूपांतरण है। यह एक कम वजन का और एक हल्का, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाने वाला हथियार है।
यह मुख्यतः टैंकों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। इसको इस्तेमाल में लाने के लिए 4 जवानों की आवश्यकता पड़ती है। भारत पाक युद्ध 1948, 1965 और 1971 में इस हथियार का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया गया था। हम आपको उस बंकर की तरफ ले जा रहे हैं, आइए हमारे साथ उस बंकर की तरफ। ये आप देख रहे हैं, अभी मैं खड़ा हूँ इस कम्युनिकेशन ट्रेंच में। ये कम्युनिकेशन ट्रेंच जो पीछे जो बंकर था, उस बंकर से ये इस बंकर तक जा रही है, आगे एक और बंकर है। इस तरीके से ये बंकरों को जोड़ते हुए कम्युनिकेशन ट्रेंच बनाई गई थी। इस कम्युनिकेशन ट्रेंच में अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि मिट्टी भर गई है, लेकिन उस समय यह बहुत गहरी हुआ करती थी और उसमें सिपाही यूं रैंक कर जाया करते थे ताकि वो दुश्मन की नजरों में नहीं आए, और इन बंकरों में छुपकर वह दुश्मन का सामना करते थे और राइफलों और मशीन गनों के द्वारा वह दुश्मन पर वह आक्रमण किया करते थे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तन्नोट माता की मंदिर। जैसलमेर यात्रा के दौरान हम लोंगेवाला गए थे। लोंगेवाला के बाद अब हम पहुंच चुके हैं तन्नोट माता के मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जो तन्नोट माता के पिताजी मामड़िया जी चारण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने हिंगलाज, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में शक्तिपीठ है, वहाँ की 7 बार यात्रा की और माँ हिंगलाज से वचन प्राप्त किया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हिंगलाज के वचनानुसार मान प्रदेश जैसलमेर राज्य में चेलक निवासी जो आवड़ माता की जो पिताजी मामड़िया जी थे, वो चेलक के निवासी थे। उनकी प्रथम संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत्र शुदी नवमी को मंगलवार को भगवती श्री आवड़ देवी, इनका माता तन्नोट राय जी का नाम था, का जन्म हुआ। इनके बाद जन्मी भगवती की 6 बहनों के नाम आसी, शेषी, गैली, होड़, रूप व लांग था। अपने अवतरण के पश्चात भगवती आवड़ जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए तथा नागनेची, काले डूंगर राय, भोजाश्री, देग राय, टेमड़े राय व तन्नोट राय नाम से ये प्रसिद्ध हुई। तन्नोट के अंतिम राजा भाटी तन्नूराव जी ने विक्रम संवत 847 ईस्वी में तन्नोटगढ़ की नींव रखी थी तथा विक्रम संवत 888 में तन्नोट दुर्ग एवं मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास के क्षेत्र में लगभग 3000 बम गिराए, जिसमें 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु उसके बाद भी मंदिर को कोई खरोच तक नहीं आई। ये देवी का ही चमत्कार था। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में माता तन्नोट की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियां भारतीय फौजों ने नेस्ता नाबूद कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भागने को विवश हो गया। अतः माता श्री तन्नोट राय भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केंद्र है। वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल ने यहाँ सीमा चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाला तथा वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन और संचालन भी सीमा सुरक्षा बल के ही हाथों में है और यहाँ की पूजा भी सेना के जवान ही करते हैं। तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा तन्नोट माता को रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मंदिर में रुमाल बांधने से लोगों की इच्छाएं पूरी। के मंदिर में प्रवेश करते हुए आप दर्शन कीजिए माता के। लेते जाओ ये जमीन ये तन्नोट माता का मुख्य मंदिर है तथा यहाँ रुमाल बांधे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुमाल बांधने वाले की इच्छा भी पूरी होती है। इसे रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है तन्नोट माता को। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही ये मजार बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये मजार किसी पाकिस्तानी सैनिक मियाँ मीर की है। माता रानी ने मियाँ मीर को दर्शन दिए और मियाँ मीर ने जब दर्शन दिए तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना को माता रानी का संदेश दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपकी पराजय होगी। इस कारण जो पाकिस्तानी सेना थी उन्होंने सोचा कि मियाँ मीर है वह पाकिस्तान का गद्दार है और उन्होंने युद्ध से पहले ही मियाँ मीर के हाथ और पैर कटवा दिए थे। तब जब युद्ध समाप्त हुआ और भारत की विजय हुई, उसके बाद मियाँ मीर की भारत में ही मृत्यु हो गई थी। तब भारतीय सेना ने मियाँ मीर के सम्मान में जो ये यहाँ पर माता रानी की मंदिर परिसर में ही मियाँ मीर की मजार बनाई थी। ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है। एग्जैक्टली इस मजार के बारे में मैं और डेफिनेटली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो यहाँ बातें सुनी है उसमें यही कहा गया है कि ये किसी पाकिस्तानी सैनिक मियाँ मीर की मजार है। ये है तन्नोट विजय स्तंभ, जो कि युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में स्मारक के रूप में इसका निर्माण करवाया गया है। तन्नोट विजय स्तंभ। दोस्तों, तन्नोट से जैसलमेर जाते समय रामगढ़ के पास हमें ये इंदिरा गांधी नहर दिखाई दी है, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जो जैसलमेर पहले बियाबान मरुस्थल हुआ करता था, उस जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के बाद हमें
हरा भरा वातावरण भी दिखाई देता है। रामगढ़ के आसपास हमें खेतों में चना और सरसों के खेत भी दिखाई दिए, अतः यहाँ पर चना और सरसों की फसलें भी ली जा रही है। अब वो जैसलमेर पुराना जैसलमेर नहीं रहा, यहाँ हरा भरा इलाका भी होने लगा है, जिसका कारण ये इंदिरा गांधी नहर है। इस इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था, बाद में 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर में हिमालय का पानी है, जो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिकीवेरा जो बांध है, वहां से इस नहर को निकाला गया है, तथा यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ की मसीतावली से यह प्रवेश करती है, तथा पश्चिमी राजस्थान के जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर का एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था, जो सिंचित कर दिया है इस नहर में, तथा इस नहर के द्वारा हमें पेयजल भी प्राप्त होता है। अतः सही कहा गया है कि जो इंदिरा गांधी नहर है वह पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रामगढ़। जैसे जैसे हम जैसलमेर जिले में घूम रहे हैं, हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो कि दर्शनीय है और पर्यटकों को देखना चाहिए। और जब हम रामगढ़ पहुंचे तो हमें पता चला यहाँ एक टीवी टावर है, जो एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है, और इसकी लंबाई लगभग 365 मीटर है और 1200 फीट से भी ज्यादा है। ये नीचे से बहुत चौड़ा है और क्रमशः ऊपर संकरा होता जाता है, और लगभग 7-8 खंडों में ये बना हुआ है। तो मैं तो इसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहूंगा कि ये राजस्थान का कुतुब मीनार है। कुंभलगढ़ के किले के बारे में कहा जाता है कि ऊपर देखने से टोपी अगर सिर में पहनी हुई तो नीचे गिर जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर यहां से टीवी टावर को ऊपर की ओर देखा जाए तो आदमी आधा तो पीछे की ओर झुकी जाएगा और गिर भी सकता है। ये बड़ा बाग की छतरियां है। यह जैसलमेर के राजाओं का समाधि स्थल है। रामगढ़ के रास्ते पर जैसलमेर से 6 किलोमीटर उत्तर में हमें एक उद्यान परिसर दिखाई देता है। यह जैसलमेर के महाराजाओं का शाही समाधि स्थल है, और यहाँ पर हमें ये छतरियों का एक सेट जैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के साथ 1743 ईस्वी में हुई थी। जयसिंह द्वितीय ने पानी की एक टंकी बनाने के लिए यहाँ एक बांध बनवाया था, जो फिलहाल टूट चुका है और सूख चुका है, जिसमें इस क्षेत्र में जो यहाँ रेगिस्तान था वो हरा हो गया और पास में एक बाग लगाया गया था, जिसे बड़ा बाग कहा जाता है। जाते हुए मैं आपको बड़ा बाग दिखाऊंगा। 21 सितंबर 1743 ईस्वी को महाराजा जयसिंह की जब मृत्यु हो गई, तब उनके बेटे लूणकरण ने इस झील के बगल में एक सुंदर बगीचा और झील के बगल में अपने पिता की एक छतरी का निर्माण करवाया था। अंतिम छतरी जवाहिर सिंह, महाराजा रघुनाथ सिंह और पृथ्वीराज सिंह जी की है, जो कि 20वीं सदी की तारीखों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये है जैसलमेर के बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग एक छोटी पहाड़ी पर हमें दिखाई देता है। बड़ा बाग में प्रवेश पहाड़ी के नीचे से होता है। छतरी बनाने का अधिकार शाही परिवार के देहवासी राजा के पोते का होता था, यानी जिस राजा का स्वर्गवास होता था उसके पोते को ही ये छतरी बनाने का अधिकार होता था। प्रत्येक शासक के स्मारक में संगमरमर का एक स्लैब है, और उस स्लैब में शासक के बारे में शिलालेख है, और घोड़े पर एक व्यक्ति की छोटी ही छवि दिख रही है। स्थानीय भाषा में घुड़सवार को जूंजार बोलते हैं, जो कि देवताओं के तुल्य होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ दिवंगत राजा की घोड़े पे सवार मूर्ति है और उसके नीचे एक अभिलेख अंकित है। इन छतरियों पर की गई कारीगरी भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि जैसलमेर के पीले पत्थर की गई तक्षण कला का एक सुंदर उदाहरण है। ये छतरियों का पूरा एक सेट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर पहाड़ी पर। तो अब हम इस बड़ा बाग परिसर, जो छतरियों का परिसर है, इससे बाहर निकलते हैं। वहां हम आपको एक जो बड़ा बाग है वो दिखाएंगे।
ये महाराजा जवाहर सिंह जी की छतरी है, जिनका समय 914 से 949 ईस्वी था, यानी भारत की स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के जो महाराजा थे जवाहर सिंह, उनकी ये छतरी है। ये रेगिस्तान के बीच में आपको एक बहुत ही हरी भरी जगह दिखाई दे रही है, यही बड़ा बाग है, लेकिन वर्तमान में यह टूरिस्टों के जाने के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी उम्र 200-200 साल 300-300 साल पुरानी है। इसके पास में ही एक झील हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में वह झील सूख गई है। यहाँ ये झील हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें पानी नहीं दिखाई देता है। ये झील सूखी कैसे? चने की वजह से सूख गई। चने के पेड़ उगने की वजह से सूख गई। चना किसने उगाया यहाँ पे? फार्मर माली। बोल बताओ इनकी चना कौकर पाया बताओ। ये झील सूखी कैसे? झील यहाँ से सूखती है, यहाँ से जो दे रखा है ना, उससे पानी बाहर चला जाता है। उसको खोलते हैं, खोलने के बाद पानी बाहर चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर तो अभी भी यहाँ पानी आता है इसमें झील में? बारिश होगी तो जो सिस्टम उसको बंद कर देंगे, फिर पानी इसमें जो रुक जाए, सिस्टम को बंद करेंगे तब इसमें रुक जाएगा, बाकी इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो जो ये झील बनाई थी उससे पानी का उस बाग में सिंचाई होती है? हाँ, उस बाग में सिंचाई आगे होती है, वहाँ पर जहाँ पर सिंचाई होती है, आम के पेड़ वगैरह वहाँ पर सिंचाई होती है। वहाँ आम के पेड़ भी है? वहाँ कौन कौन से वृक्षों के पेड़ है? आम है, जामुन है। तो उसको बंद क्यों कर रखा है अभी? कहाँ पर? वो उसको टूरिस्ट के लिए बंद क्यों कर रखा है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनकी, ये महाराजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए उन्होंने बंद कर रखा है। तो इसको एक संग्रहालय वगैरह की टिकट वगैरह के हिसाब से भी नहीं जाने देते? नहीं, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने उसको रखा है। तो पर्सनल उसको आमदनी होती है उस बाग से? आमदनी नहीं होती है, पर उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है। आते हैं, बैठते हैं। तो मतलब यहाँ किसी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है? बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो ये जो ये झील के किनारे ये सीढ़ियाँ किस लिए बनाई गई? तो यहाँ कोई लोग बैठते थे क्या? पुराने टाइम में जो ये सीढ़ियाँ बनाई गई, इसी जो बांध है ना, इसी के लिए बनाई गई, ताकि जो ये बांध है ये आगे ना सड़क पाए, इसके लिए बनाई गई।